अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट की एक और वीडियो में वेलकम। इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट 1 में से व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आ जाएं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर इससे पहले जो वेरिएबल की क्लास थी वो मैंने वेरिएबल्स के नाम से सेव कर दी है और मैंने नई क्लास डेटा टाइप्स के नाम से बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जेएस की फ़ाइल बनाई है डेटा टाइप्स डॉट जेएस के नाम से। और क्योंकि हम किसी भी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को डायरेक्ट ब्राउज़र में नहीं रन कर सकते, तो उसके लिए हमें उसको index.html के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा। तो मैंने index.html के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए डेटा टाइप्स डॉट जेएस फाइल को लिंक कर दिया है ताकि हम इसमें अपना आउटपुट देख सकें। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी फ़ाइल जो है वो काम कर रही है या नहीं। तो आ जाएं डेटा टाइप्स डॉट जेएस और यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम डेटा टाइप्स डॉट जेएस। फ्रेंड्स, कंसोल डॉट लॉग क्या होता है मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ये एक टूल है जो हम डेवलपर्स टूल में जाकर इसका आउटपुट देख सकते हैं। जब तक हम डॉम मैनिपुलेशन नहीं सीखते तब तक हम अपने सारे के सारे आउटपुट, सारे के सारे लॉजिक्स इसी कंसोल के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए इस फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका पाथ कॉपी कर लें, उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे आके अपनी लिंक को पेस्ट कर दें और इंटर करें। तो हमारी फ़ाइल खुल चुकी है। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो हमारे पास डेवलपर्स टूल आ जाएगा। यहाँ पर आप कंसोल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि हेलो फ्रॉम डेटा टाइप्स डॉट जेएस, यानी हमारी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। उसके बाद अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, कुछ भी डेटा लिखते हैं, उस डेटा का डेटा टाइप होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखते हैं तो उसका कुछ अलग डेटा टाइप होगा। जब आप अपनी एज लिखते हैं तो उसका कुछ अलग डेटा टाइप होगा। जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप कुछ अलग होता है। जब आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसका रिज़ल्ट या तो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स का डेटा टाइप कुछ अलग से होता है। अब ये अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर किस्म के डेटा टाइप को अलग तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, और उनके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो भी कुछ अलग किस्म के वहाँ का रिज़ल्ट आता है डेटा टाइप्स के चेंज होने से। तो इसलिए डेटा टाइप्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो कौन कौन से, ठीक है, मतलब अब डेटा टाइप्स की भी कैटेगरीज हैं। जैसे नंबर 1 परमिटिव डेटा टाइप्स। ये एक सेट ऑफ डेटा टाइप्स है जो सारे के सारे परमिटिव होते हैं। अब यहाँ परमिटिव से मुराद क्या है, अनचेंजेबल, कि एक दफ़ा जब उनका डेटा टाइप जो है, मतलब एक दफ़ा हमने जब डेटा को सेट कर दिया तो अब हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसको आप, एक और भी लफ्ज़ यूज़ होता है इसके लिए, इम्यूटेबल। ठीक है, तो इम्यूटेबल या अनचेंजेबल जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे जो स्ट्रिंग्स होती हैं। अब स्ट्रिंग क्या होते हैं, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स और एनीथिंग रिटन इन डबल कोट्स। जब आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो
एक डेटा मतलब एक स्ट्रिंग बन जाता है। उसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर एक नंबर भी लिखते हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर ट्रू भी लिखते हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो जब कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाएगी तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग के तौर पर कंसिडर की जाएगी, और किसी स्ट्रिंग के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आप किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर में ऐड नहीं कर सकते, किसी स्ट्रिंग को जो है आप किसी चीज़ के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो हो गया स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है आपका एक परमिटिव डेटा टाइप है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर्स, ठीक है। नंबर्स जो हैं वो आपको पता ही है, न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दें 1 2 3। देखें ये वाला जो नंबर है ये एक दिखने में तो नंबर है, लेकिन इसके आसपास जो डबल कोट्स हैं वो इसको स्ट्रिंग बना दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो 1 2 3 है इसके आसपास कोई भी डबल कोट्स नहीं, तो इसको जावास्क्रिप्ट एज अ नंबर मानेगा। उसके बाद एक और डेटा टाइप है जैसे बूलियन। तो बूलियन क्या होते हैं? दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ट्रू या फॉल्स के सूरत में हमें जवाब दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं बूलियन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अब ये जो है 5 इज ग्रेटर देन 3 एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपेयर कर रहा है 5 को 3 से। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जहां ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो उनको हम कहते हैं बूलियन। अच्छा, ये जितनी भी डेटा टाइप्स अभी तक हमने डिस्कस की ये सारी परमिटिव हैं क्योंकि ये अनचेंजेबल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अनचेंजेबल से मुराद क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसकी मदद से हम इनके डेटा को चेंज कर सकें। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया where एड्रेस इज इक्वल्स टू नवाबशाह। अब इस एड्रेस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एक दफ़ा स्टोर हो चुकी है, आपके पास कोई भी ऐसा मेथड मौजूद नहीं है कि आप चाहें कि इस एड्रेस का जो नवाबशाह का जो बी है, लेट सपोज वो बी हट के सी आ जाए, या इसमें जो डब्ल्यू के बाद ए है वो ख़त्म हो जाए, बाकी वैल्यू सेम रहे। आप इसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे एड्रेस इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मुझे ए हटाना है तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन इसको चेंज करना नहीं कहेंगे, इसको इनिशियलाइज करना कहेंगे। आपने इस वेरिएबल को दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया, यानी ये वाली जो वैल्यू है अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और नई वैल्यू आ चुकी है। आपने एक नई वैल्यू तो स्टोर कर दी, लेकिन एग्जिस्टिंग वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाए। तो जब हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज ना कर पाए उसको कहते हैं अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। उसके बाद आप कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वेर लेट सपोज एज, और आपने इसकी कोई भी इसको डेटा नहीं दी। तो जब किसी वेरिएबल को कोई भी डेटा न दिया जाए तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको चेक करना चाहें, आपके पास एक console.log, आपके पास एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, जो किसी भी डेटा का आपको डेटा टाइप चेक करके बताते हो। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ एज, ठीक है। अब ये जो एज वेरिएबल का अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएं और देखें ये आ रहा है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड का मकसद ये है कि यहाँ पर जब कोई डेटा
है ही नहीं, जस्ट एक कंटेनर बना हुआ है, तो वो उसका क्या डेटा पता है। जब इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग बताता, नंबर होता तो नंबर बताता, लेकिन अब इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया गया तो उसका कोई भी डेटा अभी डेटा टाइप नहीं है, इसलिए वो उसका डेटा टाइप हमें अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस सूरत में जब आप चाहते हैं कि हम इसको कुछ वैल्यू इनिशियली देना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये अनडिफाइंड इसका डेटा टाइप हो, तो फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक कीवर्ड होता है नल। ठीक है, जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू नल कर देंगे तो अब एक तो ये खाली है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। देखिए अब इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्लॉ भी है, एक गलती भी है कि वो नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। हालांकि ऑब्जेक्ट एक अलग किस्म का डेटा टाइप है जो कि परमिटिव डेटा टाइप है ही नहीं, ये नॉन परमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन ये एक जावास्क्रिप्ट की गलती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को 10 डेज के अंदर बनाया गया था, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो ये चीज़ जो है कि जावास्क्रिप्ट में जब आप किसी नल वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट बताएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, और नल को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें इनिशियली इसके अंदर कोई वैल्यू रखनी भी नहीं है, लेकिन हम इसको अनडिफाइंड भी नहीं रखना चाहते, तो फिर आप उसके लिए नल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ आपको एक अनडिफाइंड डेटा टाइप का भी पता चल गया कि अनडिफाइंड क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर उसके बाद एक लास्ट चीज़ है जो कि मुझे कंफर्म नहीं है कि हम इसको डेटा टाइप कह सकते हैं या नहीं, लेकिन ये कंसिडर करने की चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि वेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू, लेट सपोज 0/0। ठीक है, तो अब 0/0 मैथमेटिकली एक मतलब अप्रोप्रिएट नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई नंबर आए। तो अब अगर यहाँ पे आप टाइप ऑफ वैल्यू चेक करेंगे तो अच्छा, इसका टाइप तो नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो वो आपको NaN देगा। अब इस NaN का मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। NaN जो है इसका मकसद है नॉट अ नंबर। अब देखें, जब हमने इसका डेटा टाइप चेक किया था तो उसने उसको एक नंबर कंसीडर किया, क्योंकि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से उसका डेटा टाइप नंबर है। लेकिन जब आप ऐसी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं जिसका कोई नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये मैथमेटिक्स के लिहाज से एक नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस सूरत में हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है NaN, यानी नॉट अ नंबर। यानी हम चाह तो रहे थे एक नंबर आए, लेकिन वो नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, तो वो NaN आपको दिखाएगा। ठीक है, इसकी कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग को, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ABC और डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पर पता ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसको एक नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो तब भी आपको यहाँ पे NaN दिखाई देगा। ठीक है, तो और इसका भी अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो आपको एक नंबर दिखाई देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटेंशन नंबर है। हम नंबर के साथ जब एक चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो इंटेंशन नंबर आ रहा है, लेकिन उसका जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो आपको NaN दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी परमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको हम एक दफ़ा इनिशियलाइज करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से इनको परमिटिव या इम्यूटेबल या अनचेंजेबल डेटा टाइप्स कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स? नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स, अच्छा, नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि चेंजेबल होते हैं, या हम उसको म्यूटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब चेंजेबल या म्यूटेबल से मुराद क्या है यहाँ पे, कि
लेट सपोज हमने किसी चीज़ की एक वैल्यू दे दी है, तो हम उसके वैल्यू के कुछ हिस्से को चेंज करें और बाकी उसका हिस्सा वैसा ही रहे, तो उसको कहते हैं चेंजेबल। अब इसके अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नंबर 1, इसके अंदर आते हैं अरेज, ठीक है, और नंबर 2 इसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो ही डेटा टाइप्स हैं जो चेंजेबल हैं, ठीक है, जो नॉन प्रिमिटिव हैं, ठीक है। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स और अरेज जो हैं, ये दोनों ही मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल कंटेनर, ठीक है, या कंटेनर कह लें या वेरिएबल कह लें, ठीक है। अब अरेज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे आपने अगर कोई यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, जैसे फ्रूट इज इक्वल्स टू मैंगो, तो अब फ्रूट के अंदर एक फ्रूट वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हुई है मैंगो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मैंगो के साथ आप ये भी लिख दें कि भाई एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, तो आप इस तरह से इसके अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्रूट जो है यानी स्ट्रिंग जो है वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकती है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा अरे। अरे इस तरह से बनता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आप इसके अंदर अब लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम फ्रूट्स कर देते हैं, आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपने लगा दी एप्पल, फिर कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग दे दी मैंगो, कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग दे दी बनाना, ठीक है। तो अब हमने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको कंसोल करके देखेंगे, फ्रूट्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो अरे है वो प्रिंट हो चुकी है और ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो देखें 0 इंडेक्स। अब ये जो 0, 1, 2 है ये इंडेक्स है। जैसे हम अपनी कॉपीज़ में अगर किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम लिख रहे होते हैं कि नंबर 1 पे ये एलिमेंट है, नंबर 2 पे ये एलिमेंट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम अरेज के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो 3 से 1 कम होगा। अगर 4 है तो 4 से 1 कम होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 से शुरू नहीं हो रहे, इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप इसको किस तरह से प्रिंट कराएंगे, आप यहां पे लिखेंगे console.log। अब मैं यहां से इसको कमेंट कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूज ना करे, या बल्कि इसको हटा ही देता हूं ताकि एक ही आउटपुट आए, console.log। अब हम पूरा फ्रूट्स नहीं करना चाहते, हम फ्रूट्स में से ये पहली वाली जो वैल्यू इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 देंगे। अगर हमने इंडेक्स नंबर 0 दिया तो यहाँ पर जब हमने इसको कहा कि फ्रूट्स के अंदर जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट करवा दो, तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कॉमा फ्रूट्स में से जो 1 है यानी इंडेक्स नंबर 1 पर है उसको भी प्रिंट करवाना है, तो साथ में मैंगो भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप कितनी भी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अरे। तो फ्रेंड्स अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आ जाती है वो अब आती है कि हमने कहा था कि हमारे जो अरेज या ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स हैं यानी चेंजेबल हैं। तो अब यहाँ चेंज से क्या मुराद है, देखें हमने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स जिसकी वैल्यू है एप्पल, मैंगो एंड बनाना, ठीक है। अब हम इस पूरी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते,
हम चाहते हैं कि ये जो एप्पल है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है जस्ट वो चेंज हो जाए, बाकी सारा का सारा अरे सेम रहना चाहिए। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रूट्स के अंदर 0 इंडेक्स पर जो पड़ा है वो है फॉर एग्जांपल, अब एप्पल की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। और इससे पहले भी एक दफ़ा मैं अब ये फ्रूट्स वगैरह को हटा के सिर्फ फ्रूट्स, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, चेंज करने से पहले भी फ्रूट्स को प्रिंट करवाया और चेंज करने के बाद भी फ्रूट्स को प्रिंट करवाया। तो देखते हैं कि दोनों में फ़र्क आया है या नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये देखें, पहले भी 3 आइटम्स आए, एप्पल, मैंगो, बनाना। उसके बाद 3 आइटम्स आए, ऑरेंज, मैंगो, बनाना। तो देखें हमने क्या किया, हमने जस्ट एक एलिमेंट को चेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इसको कहते हैं चेंज होना, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन परमिटिव या चेंजेबल। ओके, अच्छा, अब इसके अरेज के अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं जिसकी मदद से हम इसको और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं, तो उसको हम लिखेंगे, या आप मेथड्स कह लें, मेथड्स ऑफ अरेज इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो नंबर 1 है अरे डॉट पुश, ठीक है। अब ये जो अरे डॉट पुश है, यानी यहाँ पर आएगा कोई भी अरे का नाम, ठीक है, और यहाँ पर आएगा पुश, और यहाँ पर जो है उसके पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ऐसा लिखेंगे, अच्छा, ये जो अरे डॉट पुश है ये क्यों यूज होता है, टू एड एन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द अरे, या आप इसको एंड के लें, ठीक है। यानी जहां पर अरे का लास्ट एलिमेंट है उसके बाद आप एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। जैसे अभी एप्पल, मैंगो, बनाना है, मैं कह रहा हूं कि भाई फ्रूट्स जो है डॉट पुश, उसके अंदर एक और वैल्यू पुश कर दो। क्या, ऑरेंज, मैंगो, बनाना पहले से है, मैं यहाँ पे जो है पोमी ग्रेनेड, स्पेलिंग शायद गलत हो लेकिन हमें उससे मकसद नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दोबारा इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं फ्रूट्स को, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, हमने उसके अंदर एक और एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसमें से खत्म करना है, ठीक है, डॉट पॉप, ठीक है, तो ये पॉप क्या करेगा, ये टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, या फिर एंड में से एक एलिमेंट को खत्म कर देगा, यानी लास्ट वाले एलिमेंट को खत्म कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स डॉट पॉप, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। ये देखें, एक दफा मैंने ऐड करके प्रिंट करवाया तो वो ऐड हो गया, दूसरी दफा मैंने पॉप करके प्रिंट करवाया तो आखिरी वाला जो एलिमेंट है वो दोबारा से खत्म हो गया। अच्छा, अब अगर आप एक और दफा पॉप का यूज करेंगे यहां पे, जैसे मैं कहता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पे, अगर आप एक और दफा करेंगे तो क्या होगा, अगले दफा एक और एलिमेंट खत्म हो जाएगा। ये देखें, बनाना भी खत्म हो गया, ऑरेंज और मैंगो रह गए। तो इस तरह से जो है आप पुश और पॉप करके लास्ट से वैल्यू ऐड या रिमूव कर सकते हैं।
अच्छा, अब क्या हो अगर आपको शुरू में एक एलिमेंट जो है वो ऐड या रिमूव करना हो, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है अरे डॉट अनशिफ्ट। अब अनशिफ्ट क्या करता है, ये आपसे एक पैरामीटर लेता है यहाँ पे कोई भी वैल्यू, ठीक है, और उसको आप जो है मतलब अरे के शुरू में ऐड कर सकते हैं। टू ऐड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अरे। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू में क्या लगाना चाहता हूँ, अरे डॉट फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज गावा। तो गावा जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद में जो है दोबारा लॉग क्या करना है, मुझे फ्रूट्स को लॉग करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या शुरू में एक चीज़ ऐड हो रही है। तो ये देखें गावा शुरू में ऐड हो गया। तो शुरू में ऐड करनी होगी तो शिफ्ट। अच्छा, आप शुरू से अगर ख़त्म करनी है तो अरे डॉट शिफ्ट टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अरे, ठीक है। सेम इसी तरह से फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, बस आपको शिफ्ट कर देना, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद एक दफ़ा फिर लॉग कर लेते हैं। तो ये देखें शुरू से जो एक एलिमेंट ख़त्म हो गया गावा वाला, और ऑरेंज और मैंगो आ गए। तो इस तरह से जो है हम एलिमेंट्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अरे के अंदर हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, और सारे मेथड्स को सीखना ज़रूरी है। सब मेथड्स काम के हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि अरे के ऊपर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और वो मेथड्स सारे के सारे काम के हैं, ठीक है। और तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद या इस वीडियो को पॉज करके आप अरे के सारे जो मेथड्स हैं वो एक दफ़ा देख लें, सीख लें, और फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे इसको जो है ना पॉज कर रहा हूँ मेथड्स को, ताकि मैं अगले टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर कर सकूँ, लेकिन आपको इसको कवर लाजमी करना है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अब ये तो हो गया एक अरे, ठीक है। आप अगर इसके अंदर 2 डायमेंशनल अरे बनाना चाहते हैं तो वो कैसे। अब 2 डायमेंशनल का मकसद है कि फॉर एग्जांपल आपने बनाया कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और आप मल्टीपल स्टूडेंट्स रखना चाहते हैं उसमें। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल आपने एक अरे बनाया जिसमें आपने फर्स्ट स्टूडेंट की डेटा रख दी, जैसे आपने रखा रोल नंबर 01, फिर आपने उसका नाम रखा जैसे अहमद, और आपने उसका एड्रेस रखा नवाब शाह। फिर उसके बाद आपने एक और अरे डाल दिया उसके अंदर जैसे 02, उसके बाद फरहान, और उसके बाद हैदराबाद। तो अब हमारे पास जो है एक अरे के अंदर 2 और अरेज आ गई हैं। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ पे देखें, आपके पास देखिए एक अरे आ गया, ठीक है। मतलब ये 2 बता रहा है, मतलब ये तो बाहर से भी अरे है, लेकिन अरे के अंदर भी 2 अरेज हैं। एक बाहर वाले अरे के अंदर 2 अरेज हैं। अगर इसको मैं ऐसे खोलूं तो देखें कि 0 के ऊपर एक अरे पड़ा है। इसको खोलेंगे तो इसमें भी 0 के ऊपर एक चीज़ पड़ी है, फिर 1 के ऊपर एक चीज़ पड़ी है, फिर 2 के ऊपर एक चीज़ पड़ी है। इसी तरह से बाहर वाले अरे के अंदर जो 1 इंडेक्स पे यानी जो दूसरा अरे पड़ा है उसके अंदर भी कुछ पड़ी है। इसको समझना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। देखें बाहर से एक अरे है,
उस अरे के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर भी एक अरे पड़ा है और 1 इंडेक्स के अंदर भी एक अरे पड़ा है। अब जो 0 इंडेक्स के अंदर अरे पड़ा है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो हर किसी का इंडेक्स है 0, 1, 2, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप इसमें से किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये जो है पहले स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसका इंडेक्स कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में जो है फॉर एग्जांपल अब ये पहली वाली जो अरे है वो 0 इंडेक्स पर पड़ी है, तो अब यहाँ तक आ गए, ठीक है। हम स्टूडेंट्स के अंदर इस अरे के अंदर आ गए 0 इंडेक्स की वजह से। अब क्योंकि ये खुद एक अरे है, तो अब हमें बताना है कि इस अरे में कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करवानी, तो वो 2 इंडेक्स वाली प्रिंट करवानी है, या आई एम सॉरी, मतलब सेकंड इंडेक्स जो है इस अरे जावास्क्रिप्ट के अंदर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स के अंदर फर्स्ट अरे में से 1 इंडेक्स पर जो चीज़ पड़ी है यानी अहमद, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करवाना है इसको console.log और यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अहमद प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से आपको इंडेक्स देखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो इसका इंडेक्स कुछ इसी तरह से बन रहा है कि देखें इस अरे मतलब इस अरे के अंदर 0 उसके अंदर 1, इस अरे के अंदर 0 उसके अंदर 1। तो हमने यहाँ पर कुछ इसी तरह से लिखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर 0 के अंदर 1 इंडेक्स पर। तो इस तरह से कुछ ये 2 डायमेंशनल अरे जो है वो काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेरिएबल। तो अब अगर एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे। अब ये चीज तो हम अरेज के अंदर भी अचीव कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट्स की क्या जरूरत है? तो उसकी जरूरत यह है कि ये जो वैल्यूज स्टोर करता है, इट स्टोर्स अ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू पेयर। यानी इसमें हर वैल्यू के लिए एक की वैल्यू पेयर होगा, यानी एक की होगी और उसके ऊपर एक वैल्यू पड़ी होगी। तो इससे क्या होगा कि अरेज के अंदर जिस तरह से हम अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्ट हमने जो अपना नाम लिखा होगा उसकी की का, हम उस की मदद से उसको एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे अच्छा, अब जैसे अरे के लिए आप ये वाला साइन देते थे तो ऑब्जेक्ट के लिए आप ये वाला साइन देंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ की 1 और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ की 2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू 2, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि हमारे पास कीज और वैल्यूज आ गई। गाइज यहाँ पे मैंने की 1 की 2 लिखा हुआ है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log obj, तो क्या होगा, यहाँ पे आके एक दफ़ा देख लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में आपको क्या मिल रहा है। आपको जिस तरह अरे में आपको ये वाला साइन मिल रहा था, ऑब्जेक्ट में आपको ये वाला साइन मिल रहा है, और उसके अंदर उसने क्या दिखाया हुआ है कि एक की है की 1 जिसके अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई है, की 2 के अंदर वैल्यू 2 पड़ी हुई है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप अगर इसको लिख रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है नेम और नेम के अंदर आपका नेम पड़ा जैसे फयाज, यहाँ पर की 2 के बजाय अगर मेरा एड्रेस पड़ा है और एड्रेस के अंदर मेरी एड्रेस पड़ी है जैसे नवाब शाह, तो आप यहाँ पर आकर जैसे प्रिंट करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे
नेम के अंदर फयाज स्टोर हुआ है और एड्रेस के अंदर नवाबशाह स्टोर हुआ है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी तो मैंने इस की के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है, आप इसके अंदर पूरा अरे भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ऊपर हमने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाया था, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्योंकि वो एक अरे था, अब मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, इस तरह से करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1, इसके अंदर मैं पूरा अरे डाल दूंगा उसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा उसका नेम फयाज और उसका मैंने जो है फ़ोन नंबर लिखा और उसका मैंने जो है एड्रेस लिखा, ठीक है। और साथ में मैंने अब एक और एंट्री डालनी है, जैसे एक और स्टूडेंट का डेटा डालना है, तो मैंने लिखा std2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा जैसे उसामा, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 0302 और यहाँ पर मैंने लिखा फैसलाबाद, ठीक है। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों स्टूडेंट्स का डेटा डाल दिया, लेकिन फ़र्क ये है कि अरे के अंदर क्या हो रहा था कि हमें हर स्टूडेंट का डेटा इंडेक्स की मदद से करना पड़ रहा था, लेकिन अब हम की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं console.log, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट में से जो स्टूडेंट 1 है उसका डेटा मुझे लेकर दो। तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा। देखें यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो वाला जो अरे है, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट 1 की वैल्यू है वो एक अरे है, तो आपको अरे दिखा रहा है जिसमें पूरा अरे आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं इस अरे में से मुझे जस्ट नेम चाहिए, तो आप उसका इंडेक्स नंबर बता दें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स नंबर 0 पे सबके नाम है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। तो आपको यहाँ पे देखें अब उसने एक्चुअल में क्या किया है, मैंने उसको कहा है भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाओ, वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। मैंने कहा उसके अंदर जो std1 है वहाँ पे चले जाओ, तो std1 के अंदर चला गया। मैंने कहा अब वो क्योंकि एक अरे है, तो आप क्या करो कि उसके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जो चीज़ पड़ी है उसको प्रिंट कर दो। तो उसने यहाँ से यानी फयाज पढ़ा था तो फयाज को प्रिंट करवा दिया। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप इसको एक दफ़ा बेसिक से फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा। अगर पीछे वाली चीज़ें भूलते जाएंगे तो फिर आगे से थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अरे की तरह इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें नई वैल्यू ऐड करने के लिए, पुरानी वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे अगर आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ डिलीट करनी है, जैसे आपको ये जो स्टूडेंट नंबर 2 वाला डेटा है ये डिलीट करना है इसमें से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिलीट के बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डॉट std2। तो ऐसा करने के बाद अगर आप console.log स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से std2 जो है वो ख़त्म हो गया होगा। ये देखें यहाँ पर सिर्फ std1 आया हुआ है, std2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन क्या होगा, डिलीट, ठीक है, जो कि आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट, अगर आपको स्टूडेंट नंबर 3 ऐड करना है तो आप लिखेंगे std3, ठीक है। फिर आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई
अरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे अहमद, यहाँ पे लिख दिया 0303 और यहाँ पे लिख दिया लाहौर, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा console.log स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अब इसके अंदर std1 भी आ गया और std3 भी आ गया, क्योंकि std2 तो हमने डिलीट कर दिया था, तो std1 के बाद उसमें std3 जो है वो स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप उसमें नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप्स का जो टॉपिक है पूरा होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए गए हैं। तो उम्मीद है आपको डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो शुरुआती कुछ टॉपिक्स कुछ लंबे होंगे, थोड़े से बोरिंग होंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों की फाउंडेशन है, अभी से ये सीखेंगे। तो क्योंकि जो प्लेन जावास्क्रिप्ट होती है वो आगे फ्रेमवर्क्स के अंदर भी यूज़ होती है, ठीक है। फ्रेमवर्क्स कुछ भी नहीं होते, वो जस्ट इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया होता है, उसमें नई लाइब्रेरीज नए फंक्शंस ऐड किए होते हैं, लेकिन कोर जो है वो हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट ही होता है। तो कभी भी इससे भाग के डायरेक्ट फ्रेमवर्क्स पे जाने की कोशिश ना करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम थोड़े से एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे, बल्कि हमारे पार्ट 1 में से कुछ चीज़ें रहती हैं तो उनको कवर करके जल्दी से पार्ट 2 में जाएंगे और वहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।